everyone, welcome to the Vijay series of your UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. We'll be doing the part 3 of your accountancy. ठीक है, तो part 1 and part 2 has been already uploaded on the YouTube channel. अगर आप उन्होंने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए. And then come to the part 3, which is very important again because today we are going to do a very important part, that is the trial balance. और इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आपके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो बड़े ही ध्यान से आपने देखना है. लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा बिकॉज ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बेस है, वो बेस नहीं समझ में आएगा तो यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस रह सकते हैं. ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आइए. ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बिफोर आई स्टार्ट विद द पार्ट 3, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द 48 आवर ट्रायल कोर्स. ठीक है, जो हमारा मास्टर कोर्स का 48 आवर ट्रायल मिल रहा है आपको, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाएंगे. ये 2 डे डेमो कोर्स है आपका. बेसिकली जो मास्टर कोर्स जो बच्चे पूरा अवेल करते हैं, ठीक है, वैसा ही सेम चीज आपको 48 आवर्स के लिए, फॉर 2 डेज के लिए आपको मिल जाएगी इन जस्ट ₹1. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, प्रीव्यू मिल जाएगा बेसिकली फॉर द 2 डेज. ठीक है, वैसे ही मिलेगा जैसे एक मास्टर कोर्स के बच्चे को मिलता है. ठीक है, कुछ भी आपसे हम ब्लॉक नहीं करेंगे. ठीक है, और अगर आप कोर्स के कंटेंट को भी देखेंगे तो पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा. एक भी चीज है ऐसी नहीं है जो मिसिंग रहेगी इसमें. ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये सिर्फ 2 डेज के लिए है. बेसिकली एक ऐसी चीज है जिससे आप क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर बाइंग द एक्चुअल मास्टर कोर्स की आपको एक हेफ्टी अमाउंट देनी पड़ रही है. ठीक है, कुछ बच्चों के लिए है ना, उनको लगता है कि ये 5,500 का कुछ जो ये कोर्स है ना, तो वो उनको लगता है कि प्राइसिंग काफी ज्यादा है, हम एकदम से इसको बाय करें या नहीं करें. तो उसके लिए ये ₹1 में आपको 2 डेज के लिए फ्री एक डेमो टाइप मिल रहा है. फ्री तो नहीं मैं कहूंगी बट यस, बड़ी नेग्लिजिबल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप ये बाय करिए. ठीक है, एंड देन आप रिव्यू देख सकते हैं, एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये मास्टर कोर्स बाय कर लीजिएगा. ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट 3 पे, अपने ट्रायल बैलेंस पे. ठीक है, यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ. सो बेसिकली अभी तक हमने जो करा, हमने किया कि हमने है ना, पहले तो इंट्रोडक्शन करी थी, उसके बाद हमने करा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, बट देन हमने स्टार्ट किया विद द मेजर पार्ट, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस. उसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो हम जर्नल बनाते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट एंट्री जब वहाँ पे करते हैं वो है हमारी जर्नल बुक में, वहां से हम पोस्ट करते हैं टू द लेजर. अब हमारा थर्ड स्टेप है कि लेजर से हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में. अब आप कहोगे कि जर्नल और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत क्यों है. बेसिकली ना, जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, लेकिन अगर हमने कोई मिस्टेक करी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज बिफोर मूविंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. वहां पे मूव करने से पहले हमने ये अश्योर करना है कि कोई भी एरर नहीं है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई भी ग्रामेटिकल या क्लरिकल एरर हमने नहीं किया है, कोई भी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर दी है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहुंचाने से पहले हम एरर्स को चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारा जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आवर डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंसेस. इज दैट करेक्ट, है ना. तो हम जब लेजर बनाते हैं तो कभी कभी डेबिट बैलेंस निकल के आता है, कभी क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे निकल के आता है. ठीक है, तो हमने जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, और सारे डेबिट बैलेंसेस को, क्रेडिट बैलेंसेस को एक जगह पे लिखेंगे और फिर कोशिश करेंगे उसको टैली करने की. अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मैच हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कि दैट मीन्स हमारे पास कोई एरर आ गया है, या फिर जर्नल में, या फिर लेजर में, या फिर हो सकता है ट्रायल बैलेंस में ही कोई एरर कर दिया हो हमने. सो ट्रायल बैलेंस हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बहुत सारे एरर्स को. देखिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे लिमिटेशन है कि ट्रायल बैलेंस सारे एरर्स को नहीं डिस्क्लोज कर पाता, सारे एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. कुछ एरर्स को कर लेता है, कुछ एरर्स को ऐसा करता है कि क्योंकि वो ऐसे एरर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे क्लरिकल एरर्स हैं
जिसकी वजह से जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है ना वो स्टिल इक्वल ही आ रहा है, इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं। सो हेंस ऐसे एरर्स भी रहते हैं, ठीक है, बट मेजरली हम कर पाते हैं आइडेंटिफाई और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी नीड आवर ट्रायल बैलेंस। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसको फटाफट से देख लेते हैं, बड़ा ही इजी है। यहाँ पे अकाउंट के टाइटल को लिखेंगे, बिकॉज हमने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए होते हैं ना अपने, तो सारे लेजर अकाउंट्स के टाइटल यहाँ पे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, हमारा डेटर अकाउंट, हमारा क्रेडिटर अकाउंट, सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो, क्योंकि हम वहीं से उठाएंगे, लेजर बैलेंसेस से उठाएंगे। तो लेजर में जहां पे भी हमने पोस्ट किया है, जिस भी पेज नंबर पे पोस्ट किया होता है वो पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। डेबिट बैलेंस है अगर तो डेबिट बैलेंस की जगह पे आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस की जगह पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो इन ट्रायल बैलेंस वी हैव टू नोट डाउन या तो क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस, दोनों ही जगहों पे एंट्री नहीं आती है। किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, किसी का डेबिट बैलेंस होगा। इसको हम देखेंगे कि कैसे है, पर फॉर्मेट अगर आप देख लोगे तो बड़ा ही सिंपल सा इजी सा फॉर्मेट है। अकाउंट टाइटल, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे डेट का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नाउ इट इज बेसिकली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर में ही ज्यादा बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग कहता है कि आप उसको पहले नहीं बना सकते हो, आप इसको जरूर अपने चूजन पीरियड पे भी बना सकते हो, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। बट जनरली अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग रूल्स सब कुछ, हम जनरली उसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही बनाते हैं। किसके पास इतना टाइम है कि वो मंथली, क्वार्टरली ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, है ना। पर हाँ, स्मॉल फर्म्स उसको कर लेती हैं, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर में ही बनेगा, ठीक है, मंथली भी कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स इन मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस, देखिए मैं ये थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी तक जो उसका इंट्रोडक्शन है ना, ये बड़ा ही इजी है। जब हमें और टाइम देना होगा तो मैं उस चीजों पे टाइम दूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो हम जर्नल बनाते हैं, हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। जर्नल से फिर हम सारे चीजें पोस्ट करते हैं टू आवर लेजर। अब लेजर बनाने के बाद उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अभी हमने बैलेंसिंग नहीं सीखी थी, बट हमने लेजर के बाद उसको बैलेंस करेंगे, एंड देन जो भी बैलेंसेस आएंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में। दिस इज द मेजर 3 स्टेप्स इन मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। और बेसिकली जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका टोटल करेंगे, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस देखेंगे, अगर वो इक्वल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ अगर तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करी है। अब मिस्टेक कहाँ कहाँ पे हो सकती है, जर्नल लेवल पे भी मिस्टेक हो सकती है, लेजर पे भी मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस में ही पोस्ट करते हुए मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो तीनों ही स्टेजेस पे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे है मेकिंग ऑफ अ जर्नल, पहले देख लेते हैं। देखो हम अभी आप बड़ा इजी सी आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, ठीक है। वो हमने पिछले पार्ट 2 में करा था बड़े अच्छे से कि जर्नल एंट्रीज बनाते कैसे हैं, ठीक है। राम कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टू द बिजनेस, बड़ा ही इजी है। जिन बच्चों को ये पता है कि जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, अ वेरी गुड थम्स अप। और जिनको नहीं पता है, सबसे पहले आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछना है कि इस केस में कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट है ना हमारी अकाउंटिंग का, तो 2 अकाउंट्स तो पक्का ही इफेक्ट होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, पर एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट हो रहे हैं। तो राम कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टू द बिजनेस, तो कौन से अकाउंट्स है जो इम्पैक्ट होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, बिकॉज राम ने जब अपना पैसा लेके आया तो कैपिटल अकाउंट इम्पैक्ट होगा, और दूसरा ये पैसा मैं कैसे रख रही हूँ, क्योंकि कहीं और तो कुछ लिखा नहीं तो मैं कैश में रख लूंगी। सो बेसिकली ये 2 अकाउंट्स आपके इम्पैक्ट होंगे। अब कैश क्या है आपका, एसेट अकाउंट है, एसेट आपका बढ़ रहा है, yes, asset is increasing, so when asset increases it is debited, and capital is kind of a liability you can say, and here also the capital is increasing. When capital increases it is credited, so what should be the journal entry, it should be cash to capital. Why? Because cash has to be debited, cash account to capital account, and capital account has to be credited with 100 rupees, right? So this is the first journal entry. Second देखिए, company purchase furniture worth ₹10. Now again you tell me which 2 accounts are getting impacted. एक तो फर्नीचर परचेज किया तो एसेट हमारा आ रहा है एक, ठीक है, और दूसरा क्योंकि हमें कहीं और में कुछ मेंशन नहीं है तो हमने क्या सोचा कि हमने कैश में पे किया होगा, सो हेंस कैश अकाउंट भी आपका इम्पैक्ट होगा। दोनों ही आपके एसेट्स अकाउंट है, लेकिन इस केस में फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर वाला एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, लेकिन कैश जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से वो कम हो जाएगा, तो हेंस ये आपका क्रेडिट होगा। सो क्या एंट्री बनेगी आपकी,
फर्नीचर टू कैश, राइट। देन कंपनी परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹30। अच्छा, अब परचेजेस करी हैं आपकी कंपनी ने, तो परचेजेस अकाउंट एक तो आपका इम्पैक्ट होगा, राइट। हमें पता ही आपका एक्सपेंस अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट अभी कुछ नहीं पता तो हम इसको कैश ही ले लेते हैं कि कैश में ही हमने इसको ट्रांजैक्शन करी होगी, ठीक है। तो कैश हमने दिया होगा, तो कैश आपका एसेट है, लेकिन ये तो कम हो रहा है, ये तो कम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि परचेजेस करी हैं तो कैश हमने दिया होगा, और परचेजेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, वेरी गुड, डेबिट होंगे, और एसेट जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो व्हाट विल बी द एंट्री अगेन, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश। देन कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30। यू टेल मी नाउ, बड़े इजीली बता दो कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे। यस, वन इज द सेल्स अकाउंट एंड द नेक्स्ट इज योर कैश अकाउंट, है ना। तो सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हो रही है। सेल्स क्या है, मेरा रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, जल्दी 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 क्रेडिट करते हैं, और कैश इधर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सेल करे हैं गुड्स तो पैसा तो आएगा। जब पैसा आएगा मतलब एसेट जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट। सो व्हाट शुड बी द एंट्री, कैश टू सेल्स। किसी ने गलती नहीं करी होनी चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, कैश टू सेल्स 20 and 20, ठीक है जी। इज दिस करेक्ट, दिस इज द जर्नल एंट्रीज दैट वी हैव डन। अब इन जर्नल एंट्रीज को हमें क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है टू द लेजर अकाउंट्स, दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट। तो इसको पोस्ट करते हैं फटाफट, कैश टू कैपिटल। आप मुझे बताओ दोनों अकाउंट्स खोल दूं, यस, कैश अकाउंट भी खोल देंगे, कैपिटल अकाउंट भी खोल देंगे। कैश अकाउंट में मैं देखूं तो ये ₹100 हैज टू बी डेबिटेड, ठीक है, ठीक है, ₹100 डेबिट कर देती हूँ, बट बाय व्हाट नेम, अदर वाला नेम, दैट इज अ कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड पे लिखूंगी कितने अमाउंट से, 100, ठीक है, और क्रेडिट पे कुछ नहीं आएगा अभी के लिए, ठीक है। हम बाकी सारे ट्रांजैक्शन शो कर दिए, बट अभी कुछ नहीं आएगा, है ना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। और नेक्स्ट मैं कैपिटल अकाउंट भी खोल देती हूँ, कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट में जाएगा, लेकिन ₹100, लेकिन बाय व्हाट नेम, बाय दी अदर नेम, दैट इज दी कैश, जो ऑपोजिट अकाउंट का नाम होता है, दैट इज द कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट हम फर्नीचर टू कैश है, फर्नीचर अकाउंट भी खोल देती हूँ, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, बाय व्हाट नेम, बाय द अदर वन, दैट इज द कैश, ₹10, ठीक है, कैश अकाउंट से हो जाएगा। और कैश अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे ₹10 आ जाएगा, बट बाय व्हाट नेम, ऑपोजिट नेम, दैट इज द फर्नीचर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो, जिन्होंने पार्ट 2 देखा है उनके लिए इजीली ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन परचेजेस टू कैश, अब देखिए परचेज अकाउंट भी खोल दूं एक, ठीक है। परचेज अकाउंट में ₹30 हैज टू बी डेबिटेड, बट बाय व्हाट नेम, बाय द अदर अकाउंट, दैट इज द कैश अकाउंट, ठीक है, कैश 30, ठीक है, लेकिन कैश अकाउंट में भी जाएगा परचेजेस ऑन द क्रेडिट साइड ₹30, राइट। सिमिलरली द लास्ट वन, कैश टू सेल्स, यहाँ पे अगेन मैं सेल्स अकाउंट खोल देती हूँ। सेल अकाउंट में इट हैज टू बी क्रेडिट, है ना, ऑन द क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश 20, राइट, ऑन, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना चाहिए, बट बाय द ऑपोजिट नेम, दैट इज द कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल ₹20, राइट। इज दिस करेक्ट, इज देयर एनी डाउट कि हमने कैसे पोस्ट किया है, ये हम पार्ट 2 में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सीखना है बैलेंस करना। अब बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग भी तो करनी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेप, ठीक है। देखो अभी हमने अकाउंट्स बना लिए थे, अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट को देखो, ऑन द डेबिट साइड कितना बैलेंस है, अगर यहाँ पे देखूं 100 + 20 दैट इज 120 आया यहाँ पे टोटल, और अगर मैं अपने क्रेडिट साइड पे देखूं टोटल कितना आ रहा है, ₹40, राइट, ₹40। तो कितना शॉर्ट है, दैट इज 120 - 40, ₹80 शॉर्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ₹80, सो एज टू बैलेंस दिस, ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट डाल दी है ताकि दोनों ही तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो जाए मेरी, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ₹80 है, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज नोन एज अ डेबिट बैलेंस, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अ डेबिट बैलेंस। होगा तो ये क्रेडिट साइड पे, ठीक है, होगा ये क्रेडिट साइड पे, बट इसको कहते क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है, बिकॉज क्योंकि डेबिट साइड पे एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। ये चीज बड़ी ध्यान से सुननी है आपने। ये क्या कह रहा है कि ₹80 है जो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको क्या कहती हूँ कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है। क्यों, बिकॉज क्योंकि मेरा जो डेबिट साइड पे जो बैलेंस है वो एक्सेस में है, जिसकी वजह से मुझे ₹80 बैलेंस करके लिखना पड़ा,
ठीक है। सिमिलरली जब आप कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ चला जाएगा 100 रुपीज। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि ये जो बैलेंस आया है ये क्रेडिट बैलेंस है। शो तो कहाँ पे हो रहा है, शो हो रहा है डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड है ना, बट क्योंकि क्रेडिट साइड पे आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली फर्नीचर का भी कर लेते हैं, फर्नीचर भी आपका एसेट अकाउंट है, ठीक है। आप देखोगे कहाँ पे आ रहा है आपका, ऑन द राइट हैंड साइड आ रहा है क्रेडिट साइड पे, लेकिन इसको मैं क्या अगेन बोलूंगी कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है ऑफ 10 रुपीज, राइट। नाउ अब एक चीज याद रखनी है, जितने भी आपके रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, जितने आपके एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं और जितने भी आपके एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं, इनको मैं बैलेंस करके नहीं दिखाती हूँ। बैलेंसिंग इनकी भी होती है बट ओनली इन द माइंड, अकाउंट्स में हम इसको शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसको मैं एज इट इज ही छोड़ दूंगी, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, ठीक है। माइंड में कर लेंगे बट लिखेंगे नहीं उसको, ठीक है, जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं आपके, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? तो परचेज और सेल्स अकाउंट को हम कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे, बट यस अपने जितने भी एसेट लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं और कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, इनको मैं बैलेंस कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने बैलेंसिंग कर ली, अब हमें सारे बैलेंसेस पता हैं, तो हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में उसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अकाउंट टाइटल, एक आता है आपका लेजर फोलियो, उन्होंने वो नहीं बनाया है, वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर आपने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे कितना रुपीज है, 80 रुपीज। मैंने आपको क्या बताया था, ऑल्दो ये क्रेडिट साइड पे है पर ये क्या है मेरा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में चला जाएगा आपका 80 रुपीज। सिमिलरली कैपिटल में यहाँ पे ये है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है आपका 100 रुपीज, तो ये इधर चला गया। फर्नीचर का देखो अगेन डेबिट बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट साइड पे, पर डेबिट बैलेंस है 10 रुपीज, इधर आ गया। परचेज में देखो, अब परचेजेस का मैंने बैलेंस नहीं करके दिखाया पर माइंड में करना है। अगर मैं लिखती तो कहाँ पे लिखती, इस साइड पे लिखती बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसका मतलब तो ये क्या होता, ये डेबिट बैलेंस इस पे आता है ना, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस कितना 30, डेबिट बैलेंस 30, यहाँ पे शो नहीं करूंगी, ठीक है, पर माइंड में करना है। और सेल में भी देखो, सेल में भी कहाँ पे आता, इस साइड आता बैलेंस कैरी डाउन, तो दैट मीन्स दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20, तो सेल में चला गया मेरा 20 रुपीज, ठीक है। अब देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का इक्वल है, इसको कंप्लीट करके देखो, 80 + 10 + 30 120 एंड 100 + 20 120। अगर आपका ट्रायल बैलेंस देखो मैच हो रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो इसका मतलब एरर नहीं है, ठीक है। हम अभी के लिए कह सकते हैं कि एरर नहीं है, इट शुड बी इक्वल। बट अगर वो इक्वल ना होता देन श्योर देयर इज सम एरर। अभी भी मैं पूछती हूँ आपसे एक क्वेश्चन कि अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है, इज देयर एनी चांस कि फिर भी आपके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर इक्वल है तब भी क्या एरर हो सकता है? देखो एरर तब भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, वो हम बताएंगे कि कैसे हो सकता है, बट अभी आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, देन वेल एंड गुड, राइट। चलो मूव फॉरवर्ड करते हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंस्ड अकाउंट्स, ये आपको समझने की जरूरत है कि क्या होते हैं आपके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक। Now this is here you need to remember the accounting equation that you had studied, okay, the comprehensive one wherein we studied assets plus expenses is equal to liabilities plus capital plus revenue. Now why do we need to remember this? Basically देखिए, because on the left hand side now we have assets and expenses. अब जब assets and expenses की बात कर रहे हैं, they both should have debit balances, they both should have debit balances. And when we are talking about the right hand side, that is the liability, capital and revenue, in the trial balance they all should have, these three categories should have a credit balance, okay। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ अपने ट्रायल बैलेंस में या नहीं। जब मैंने पोस्टिंग करी तो क्या मैंने सही करी है या नहीं करी है, तो यू विल ऑलवेज सी दैट द एसेट्स एंड द एक्सपेंसेस विल हैव अ डेबिट बैलेंस एंड योर लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर मैं यही क्वेश्चन को देखूं तो कैश क्या है आपका, एसेट अकाउंट है, एसेट क्या होता है आपका, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो क्या है, यस बिल्कुल है। कैपिटल देखिए, कैपिटल हमारा राइट हैंड साइड पे है ना, दे शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सो यस ये भी हमारा सही है। फर्नीचर अगेन इज एसेट अकाउंट, तो एसेट अगेन डेबिट बैलेंस है।
Purchases is what? Purchases is a expense. Yes, it's an expense. So expenses should also have a debit balance. वो भी है. And sales is my revenue. Revenue का credit balance होना चाहिए, वो भी है. So in this case, if you see your trial balance is made perfectly at least. ठीक है. हाँ, clerical mistake यहाँ पे हो सकती है, but अगर मैं बात करूँ सिर्फ balances की, तो हाँ, वो accordingly हमारे accounting equation से match भी कर रही है कि yes, assets और expenses जो हैं उनका debit balance होना चाहिए और liabilities, capital और revenue का credit balance होना चाहिए. अब रोड लर्निंग करने से अच्छा आपको एक ट्रिक दे दी है मैंने याद करने के लिए कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वो आप बड़ा इजीली कर पाओगे कि एसेट्स का क्या हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट होगी तो आप बड़ा ही इजीली इसको कर पाएंगे. ठीक है जी, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ एरर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे कि टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन, एरर ऑफ कमीशन है, प्रिंसिपल है ना, तो वो हम देखते हैं कौन से एरर्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार आए हैं. लेट अस सी देखो कि क्या हमारा जो ट्रायल बैलेंस है क्या वो हर बार एरर कैच कर सकता है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के, अगर मैं वापस से इस क्वेश्चन पे जाऊं तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है, तो मैं कहती हूँ कि यस यार इसमें कोई एरर नहीं है. लेकिन अगर डेबिट बैलेंस इक्वल नहीं है क्रेडिट बैलेंस के, तो शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि देयर इज एन एरर. लेकिन क्या फर्स्ट केस में मैं शॉर्ट कह सकती हूँ कि इसमें कोई एरर नहीं है? देखो ये थोड़ा सा गलत नोशन है. वाई? बिकॉज देखो ये गलत नोशन है कि डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट के इक्वल है तो तब भी कोई एरर नहीं होगा. कई बार ऐसे एरर्स होते हैं जिसके जिसका इफेक्ट नहीं आता है आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस पे. लेट अस सी हाउ. राम कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टू द बिजनेस इन कैश. ठीक है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया. क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए आप मुझे बताइए? क्योंकि उसने ओनर है, कंट्रीब्यूट किया, तो कैपिटल अकाउंट एक तो इम्पैक्ट होगा, और दूसरा क्योंकि उसने कैश कितना लिया तो कैश अकाउंट भी आपका इम्पैक्ट होगा. कैश एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा, और कैपिटल भी आपका बेसिकली एक लाइबिलिटी जैसा है, तो ये भी आपका इंक्रीज ही हो रहा है. तो यहाँ जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है. तो व्हाट शुड बी द एंट्री? कैश टू कैपिटल, है ना, कैश टू कैपिटल आपकी सही एंट्री होनी चाहिए. लेट अस सपोज आपने कैश की जगह बैंक लिख दिया, कोई और एसेट का नाम लिख दिया है, राइट? जब हमने गलती से अलग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इस केस में अगर मैं देखूं तो बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही होगा, राइट? कैश का भी डेबिट बैलेंस ही होता है. सो इन दिस केस क्या आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इस केस में मैंने क्या किया, दोनों ही मेरे एसेट अकाउंट्स ही हैं. ये भी मेरा एसेट अकाउंट ही है कैश भी, और ये बैंक भी मेरा एसेट अकाउंट ही है. तो बेसिकली मैंने गलती तो करी है, गलती तो है, एरर तो है, लेकिन क्या वो मेरा ट्रायल बैलेंस उसको कैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस केस में भी मेरा जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल ही रहेगा. लेट अस सपोज कि मैंने और क्या गलती कर सकती हूँ. मैंने क्या करना था, कैश टू कैपिटल. मेरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट टू कैपिटल हाउ मच? 100. ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. एक तो गलती हो सकती है कि यहाँ पे. दूसरी मैंने क्या गलती कर दी, लेट अस सपोज कि मैंने 100 की जगह 150 मेंशन कर दिया, और दोनों जगह पे कैश में भी और कैपिटल में भी 150 कर दिया. इस केस में भी आपका जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो अभी भी इक्वल ही है. क्या वो इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा. सो इन दिस केस ऑल्सो आप क्या एरर डिटेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज कि क्या does trial balance always catches error is a no. ठीक है, इज अ नो. जब तो यस वो मैच कर ही नहीं रहा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपका मैच कर ही नहीं रहा, तब तो शॉर्ट है कि एरर है. लेकिन जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच कर भी रहा है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि एरर की गुंजाइश है. ठीक है, तो बैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी ट्रायल बैलेंस इज एरर फ्री. ठीक है, तो ऐसे देखेंगे ऐसे कौन से एरर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है. तो बहुत सारी चीजें अब हमने आगे नोट करनी है. ठीक है, नाउ there are some errors which can happen either at the journal stage, either at the ledger stage, or while we are posting it to the ट्रायल बैलेंस. सो एरर्स तो कहीं पे भी अगर कर सकते हैं, बिकॉज हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जर्नल से स्टार्ट करते हैं.
तो जर्नल से में भी एरर हो सकता है कि लेजर में पोस्ट करते हुए हमसे कोई गलती हो जाए, है ना, या फिर टोटलिंग करते हुए, बैलेंस करते हुए हमसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, या फिर जब हम उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर रहे हैं तभी कोई गलती हो जाए, ठीक है। तो जर्नल की साइड पे भी, जर्नल लेवल पे भी, लेजर लेवल पे भी और ट्रायल बैलेंस लेवल पे भी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना लिखा है कि मेकिंग एंट्री टू द स्पेशल जर्नल बुक्स ऑल्सो। तो कई बार हम लोग जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो हम कुछ स्पेशल जर्नल बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, जैसे कि हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। ये ना फाइव स्पेशल जर्नल बुक्स हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब एक ही तरह की ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज की ही सारी ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो हम परचेज बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन करनी है तो सेल्स में भी सेल्स बुक में ही सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। देन ऑफ कोर्स टोटलिंग में भी काम हो सकता है कि जब हम जर्नल बुक्स की टोटलिंग करें तब गलती हो गई, टोटलिंग ऑफ लेजर में गलती हो गई। तो मिस्टेक कैन हैपन एट एनी स्टेज, और आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि कौन सी स्टेज पे मिस्टेक हुई है। और अगर मिस्टेक हमें समझ में आ गई है तो हमें वहां पे उसको रेक्टिफाई भी करना पड़ता है, जो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। Now there are three types of error in trial balance. One is the error of commission, one is the error of omission and one is the error of principle. ये तीनों errors आपके होते क्या हैं? मैं फर्स्ट बात करती हूँ आपका error of commission से रिलेटेड। बेसिकली जब भी आपने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी है, ठीक है, रिलेटेड टू एनी मैथ्स या फिर हम कहते हैं अर्थमेटिक, या फिर कोई क्लेरिकल मिस्टेक आपने कर दी है, जैसे कि आपने पीछे अभी क्वेश्चन था कि कैश टू कैपिटल डालना था, ठीक है, बट आपने 100 रुपीज डालना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने 150 डाल दिया, ठीक है। तो इन दिस केस दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैथमेटिकल मिस्टेक दैट यू हैव डन, दिस इज अ क्लेरिकल मिस्टेक। हेंस ऐसे एरर्स को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसके और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी अभी। देन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या, कुछ ओमिट करना, कि कुछ भूल गए बेसिकली, या फिर रिकॉर्ड नहीं किया। सो एरर ऑफ ओमिशन इज व्हेन यू omit something, when you have not done a transaction only. For example, मैंने ये ट्रांजैक्शन करनी थी कैश टू कैपिटल, लेकिन करनी ही भूल गई, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं करी अपनी जर्नल में, या फिर जर्नल में कर दी थी, लेजर में करना रह गया, वो पोस्ट ही नहीं करी, वो उठाई ही नहीं ट्रांजैक्शन। So hence this is known as error of omission. And the third one is the error of principle. Error of principle मतलब जब मैं कोई violate कर देती हूँ principle of accounting. Do you remember the principle of accounting? सारी accounting principles basically. तो जब भी कुछ ऐसा मैं violation कर देती हूँ तब मैं कहती हूँ कि error of principle है। For example मैंने आपको बताया था कि जब मैंने कोई asset purchase किया, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कोई एसेट परचेज किया तो मैं एसेट अकाउंट को इम्पैक्ट करती हूँ या फिर परचेजेस अकाउंट को इम्पैक्ट करती हूँ। यस, हम जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट आपका डेबिट होता है, एसेट अकाउंट आपका इम्पैक्ट होता है। परचेजेस अकाउंट आपका तब इम्पैक्ट होगा जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो, ठीक है, जब आप गुड्स परचेज करते हो। जब हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं अपनी, तब हम परचेजेस अकाउंट को, एक्सपेंस अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। वेरिन जब हमने कोई एसेट परचेज करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, तब हम लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को ही इम्पैक्ट करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि कई बार मैंने कोई एसेट परचेज किया और मैंने गलती से उसको परचेजेस अकाउंट में डाल दिया, विच इज अ रॉन्ग नोशन। गलत कर दिया ना मैंने, क्योंकि वो परचेजेस अकाउंट में जाना ही नहीं था, वो तो किसी एसेट अकाउंट को इम्पैक्ट करना चाहिए था। सो हेंस दिस इज द वायलेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे, पर अभी मोटी मोटी बात को समझो। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आपसे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाए, क्लेरिकल मिस्टेक हो जाए। एरर ऑफ ओमिशन होता है कि जब आप कुछ भूल जाओ ट्रांजैक्शन करना। और एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि जब आपने कोई वायलेशन कर दी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहले है आपका एरर ऑफ कमीशन। इसको थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन में पढ़ते हैं कि क्लेरिकल एरर्स होते कौन से हैं, ठीक है। पहला है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, ठीक है। बेसिकली जब मैंने जो ट्रांजैक्शन है वो ही गलत जगह पे रिकॉर्ड कर दी। फॉर एग्जाम्पल, राजहंस ट्रेडर्स पेड 25,000 टू प्रितपाल ट्रेडर्स, ठीक है। तो राजहंस ने कहाँ पे पे करा, पे करना था कितना, 25,000 टू प्रितपाल ट्रेडर्स। तो क्या आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, प्रितपाल टू कैश। प्रितपाल टू कैश वाई, बिकॉज प्रितपाल अकाउंट जो है रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहा है मनी। या फिर मैं कहूंगी कि प्रितपाल मेरा क्या है, मेरे को पे करना था इसको, ये पहले शायद मेरा क्रेडिटर था,
ठीक है, पहले मेरा शायद क्रेडिटर था और अब मैंने क्योंकि इसको पे कर दिया तो मेरे क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर जब कम हो जाता है तो वो डेबिट होगा। सो हिंस इन दिस केस मैं प्रितपाल अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, और क्योंकि मैंने पे किया है कैश तो कैश भी मेरा कम हो गया। कैश जब एसेट अकाउंट है रिड्यूस हो गया, सो हेंस ये भी मेरा क्रेडिट होगा। सो प्रितपाल टू कैश ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी 25,000। लेकिन हो सकता है मैंने क्या किया, प्रितपाल ट्रेडर्स के अकाउंट में मैंने डेबिट करना था 25,000 पर गलती से सिर्फ 2500 कर दिया। सो इन दिस केस क्या ये मेरी क्लेरिकल मिस्टेक है? बिल्कुल है। जर्नल से ही बनाया मैंने, पर मैंने लेजर में पोस्ट करते हुए गलती कर दी। ठीक है, सो इस केस में क्या किया मैंने क्लेरिकल मिस्टेक कर दी है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है ट्रांजैक्शन की इन द जर्नल। ठीक है, तो दिस इज समथिंग एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, या तो मैंने जर्नल ही गलत बना दिया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ही मैंने गलत बना दिया, या फिर मैंने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि मैंने जर्नल ही गलत बना दिया। सेकंड है इसका एग्जांपल रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि इस केस में मैंने जर्नल सही बनाया लेकिन पोस्ट करते हुए गलती कर दी, पोस्ट करते हुए मैंने गलती कर दी। ठीक है, सो इस केस में ये क्या है, ये सब क्लेरिकल एरर है। और भी देखते हैं, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबके देख लेते हैं एक बार। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, कि गुड्स परचेज फॉर 5400 रिकॉर्डेड इन जर्नल एज 4500। गलती से जर्नल एंट्री के टाइम पे ही आपने क्लेरिकल मिस्टेक कर दी है। ठीक है, आपको एक एंट्री बनानी थी 5400 से, लेकिन आपने 4500 डाल दिया, ये भी गलती है। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, की आपने पोस्ट गलत जगह पे कर दिया। ठीक है, या फिर आपने लेजर में गलत पोस्ट कर दिया, या फिर आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया कि जब एसेट अकाउंट को इम्पैक्ट करना था लेकिन गलती से एक्सपेंस अकाउंट को इम्पैक्ट कर दिया, है ना। डू यू रिमेंबर एक क्वेश्चन अभी हमने प्रिंसिपल का किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट क्वेश्चन, एग्जांपल देखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल का। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने कहा था कि अगर कोई मेरा एसेट है जो मैंने परचेज किया तो वो परचेजेस अकाउंट में नहीं जाता बल्कि एसेट अकाउंट में जाता है, यही किया था। लेकिन कभी कभी ऐसे एरर्स भी हो सकते हैं जहां पे मैंने गलत अकाउंट में तो डाल दिया, लेकिन वो सेम कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डालना था कैश टू कैपिटल करनी थी ट्रांजैक्शन, ठीक है, लेकिन कर क्या दी मैंने, बैंक टू कैपिटल कर दिया। सो इन दिस केस गलत अकाउंट में तो डाल दिया, बैंक में डाल दिया कैश की जगह, ठीक है, लेकिन दोनों ही मेरे एसेट अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में ना ये मेरा एरर ऑफ कमीशन होता है जब मैंने वॉयलेशन नहीं करी है प्रिंसिपल की। इन दिस केस मैंने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, राइट। सो दिस इज एरर ऑफ कमीशन ओनली, यस। लेकिन अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करूं तो मैंने रॉन्ग कैटेगरी ऑफ अकाउंट में भी डाल दिया है, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसको भी एग्जैजरेटेड वर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। जब आप बैलेंस करते हो अपना लेजर तो हो सकता है कि आपने वहां पे गलती कर दी कि कैश अकाउंट का टोटल था 10,000, क्रेडिट था 7,000, तो कितना बैलेंस आना चाहिए था 3,000, लेकिन उसको मिस्टेकनली 2,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते हुए मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। रॉन्ग एंट्री इन द ट्रायल बैलेंस, क्या करा कि जर्नल भी सही बना लिया, ट्रायल वो लेजर भी सही बना लिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डालते हुए गलती कर दी। ठीक है, कैश अकाउंट बैलेंस 8,000 डेबिट साइड पर डालना था, लेकिन उसको क्रेडिट साइड पर डाल दिया, तो ये भी तो गलती है ना। एंड रॉन्ग टोटल इन द ट्रायल बैलेंस, की बना सब कुछ सही लिया, सब कुछ सही बना लिया, लेकिन लास्ट में टोटलिंग एरर कर दिया ट्रायल बैलेंस में, तो उससे तो हम फिर से पीछे चले जाएंगे और फिर से देखने लग जाएंगे, तो ये भी एक तरीके का एरर है। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे सब में ही अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल एरर है ना, लॉजिकल और क्लेरिकल एरर है बेसिकली। सो इन दिस केस दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नहीं, अब ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरर ऑफ कमीशन विल लीड टू इम्बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल टू मिस्टेक्स आर सच दैट दे निगेट ईच अदर। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एरर ऑफ कमीशन will lead to imbalance also, और sometimes it may lead to balance in the trial balance also। हो सकता है कि error of commission की वजह से कि आपका जो डेबिट बैलेंस है वो इक्वल ही रहे क्रेडिट बैलेंस के, या फिर हो सकता है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में इक्वल नहीं आए। तो इन बोथ दीज केसेस एरर तो होगा, है ना, एरर तो होगा, पर एक केस में हम निकाल सकते हैं, है ना, इस केस में डेबिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्रेडिट,
इसमें हम देख पाएंगे कि हाँ एरर है, देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर इस केस में तो आइडेंटिफिकेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। सो इसको हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली ये क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली। देन हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन पे अभी हम आते हैं। एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है आपका कि जब मैं किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर देती हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर देती हूँ, उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका एग्जाम्पल देखिए, एन अकाउंटेंट ट्रीट्स एक्सपेंस एज एन एसेट, ठीक है, और वाइस वर्सा, देन दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ यही क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले भी लिया है। लेट अस सपोज कंपनी हैज परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹10,000 इन कैश, ठीक है, कितना परचेज किया, एक मशीनरी परचेज करी है इन 10,000 इन कैश। तो क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, आप मुझे बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश। वाई? बिकॉज मशीनरी हैज कम इनटू द बिजनेस और वो बढ़ी है, तो जब मशीनरी एसेट मेरा बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, और कैश क्योंकि गया है तो कैश जब जाता है तो वो कम करेगा मेरे एसेट को, सो हेंस दिस विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, दिस शुड बी द एंट्री। लेकिन गलती से एंट्री कर दी परचेजेस टू कैश, परचेजेस तो आना ही नहीं था, परचेजेस तो तब आता जब मैं अपनी इन्वेंट्री परचेज करती हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस दिस इज अ रॉन्ग नोशन, रॉन्ग वॉयलेशन हो गई है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल जो एरर है वो कंडक्ट हो गया है बेसिकली। सो इन दिस केस क्या किया मैंने, ठीक है, तो कैश अकाउंट में बनाया और मैंने एक परचेज अकाउंट बनाया, है ना। कैश अकाउंट में ना तो मैंने मशीनरी के नाम से ही डाल दिया, कैश अकाउंट में मैंने क्रेडिट करने थे 10,000, वो मैंने मशीनरी के नाम से डाल दिया, यहाँ पे सही हो गया। लेकिन परचेजेस अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया विद 10,000, ठीक है, विद द अदर नेम ऑफ द अकाउंट दैट इज कैश। लेकिन ये तो करना ही नहीं था, बिकॉज यहीं पे हमारी गलती है। फिर मैंने उसको पोस्टिंग भी कर दी, तो ये भी मुझे रेक्टिफाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में मैंने क्या किया है, एसेट अकाउंट को मैंने एज अ एक्सपेंस अकाउंट ट्रीट कर लिया, या फिर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंस अकाउंट को मैं एसेट अकाउंट की तरह ट्रीट कर लूं। सो इन बोथ द केसेस दिस इज अ रॉन्ग थिंग एंड दिस इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली जब मैंने कैटेगरी ऑफ अकाउंट को ही चेंज कर दिया, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, सेल ऑफ मशीनरी क्रेडिटेड इनटू सेल्स अकाउंट, ठीक है, दैट इज मशीनरी इज एन एसेट नॉट अ रेवेन्यू अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल करी मशीनरी, ठीक है, तो मेरे को वो मशीनरी अकाउंट को ही इम्पैक्ट करना है, ठीक है। इस केस में मैंने जब सेल करी मशीनरी तो कैश जो है वो बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा मेरा। वाई? जब वो बढ़ जाएगा तो वो डेबिट होगा, लेकिन जो मशीनरी है क्योंकि मैंने इसको सेल ऑफ कर दिया तो ये एसेट जो है वो डिक्रीज कर गया, तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होगा। सो इन दिस केस द एंट्री शुड बी कैश टू मशीन, ठीक है। अब गलती से मैंने क्या किया, मैंने मशीन की जगह सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैश टू सेल्स कर दिया, वो तो गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने गुड सर्विसेज को नहीं बेचा, मैंने एक मशीन बेची है, एसेट बेचा है, तो इस केस में एसेट अकाउंट इम्पैक्ट होना चाहिए। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, ये भी देखो ऐसा एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, ठीक है। नाउ आई हैव पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अब इफ यू रिमेंबर द कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट, वो क्या कहता है कि जब भी आपने कोई न्यू मशीनरी परचेज करी है तो जो भी आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, वो सब कुछ इंक्लूड होगा इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एंड वो उस टाइम आपके एसेट अकाउंट में ही एज एसेट अकाउंट में ही ट्रीट किया जाएगा उसको। अगर आपने 10 लाख की कोई मशीन खरीदी और उस पर आपने 50,000 की इंस्टॉलेशन दी, तो आपका जो एसेट की वैल्यू है वो 10,50,000 ही शो होगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख हम शो कर देंगे, नहीं, राइट। तो इस केस में क्या किया, वेजेस जो मैंने इंस्टॉलेशन के लिए पे करी, इट शुड हैव बीन एडेड टू द न्यू मशीनरी कॉस्ट ओनली, राइट, बट इट इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये तो गलत हो गया ना, मैंने इसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। सो दिस इज समथिंग रॉन्ग। हियर वी हैव ट्रीटेड अ पार्ट ऑफ एसेट एज अ एक्सपेंस। सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल। कैटेगरी ही चेंज कर दी ना, कहाँ मुझे एसेट अकाउंट को इम्पैक्ट करना था, कहाँ मैंने एक्सपेंस अकाउंट को इम्पैक्ट कर दिया। सो इन दिस केस this is also a part where error of principle can happen, ठीक है। and the last one is the error of omission। error of omission क्या क्या होते हैं आपके,
देखिए इसमें दो तरीके का होता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन बड़ा इजी है कि क्या हुआ, आपने एक ट्रांजैक्शन करनी थी, लेटेस्ट से आपने ये ट्रांजैक्शन करनी थी और आप कंप्लीटली आपके दिमाग से ही निकल गया, आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया अपने जर्नल में, दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और एक है आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, दैट मीन्स आधी ट्रांजैक्शन डाल दी और आधी ट्रांजैक्शन में भूल गया। फॉर एग्जाम्पल अगेन यही लेते हैं, राजन ट्रेडर्स पेड 25,000 टू प्रितपाल ट्रेडर्स, तो प्रितपाल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 25,000। दिस इज द करेक्ट एंट्री। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जब मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ लेजर में तो मैंने एक जगह पे तो सही कर दिया, कैश अकाउंट में मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 25,000 इन द प्रितपाल ट्रेडर्स नेम, बट प्रितपाल ट्रेडर के अकाउंट में मैंने ये ट्रांजैक्शन करना ही भूल गई, डेबिट साइड पे डालना ही भूल गई 25,000। सो दिस इज पार्शियल ओमिशन, एक जगह पे कर दिया पर एक जगह पे रह गया। सो इन दिस केस ना, अगर मैं देखूं कि कंप्लीट ओमिशन के टाइम पे, तो डेबिट बैलेंसेस विल बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, करना ही भूल गया ना तो इम्पैक्ट ही नहीं हुआ ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। लेकिन जब पार्शियल की बात आती है ना, तो पार्शियल ओमिशन के टाइम पे हो सकता है कि जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल ना हो, बिकॉज एक ही साइड पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, दूसरी साइड पे तो ठीक है। सो हेंस इन दिस केस एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मैं कहती हूँ कि यस, हम आइडेंटिफाई ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वेयर एज कंप्लीट ओमिशन में आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। ठीक है, सो अब हम अनदर क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज कंपनसेटिंग एंड नॉन कंपनसेटिंग एरर्स। अब एक होता है हमारे कंपनसेटिंग एरर्स, एक होता है हमारे नॉन कंपनसेटिंग एरर्स। जब हम ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं तब हम ये बात कर रहे हैं कि डेबिट बैलेंस ना शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, बट तब भी हमें शॉर्ट नहीं होता कि एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? कि अगर मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल भी है ना, तब भी देयर इज अ चांस ऑफ एरर, राइट? और अगर डेबिट बैलेंस इक्वल नहीं है क्रेडिट बैलेंस के, तब तो मुझे पता ही है कि शॉर्ट एरर है। तो इसी बेसिस पे ना हमारे कंपनसेटिंग और नॉन कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। देखिए, जब आपका डेबिट बैलेंस इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के, लेकिन फिर भी एरर है आपकी या तो जर्नल में, लेजर में या फिर ट्रायल बैलेंस में, तब हम कहते हैं कि वो कंपनसेटिंग एरर हो गया है। क्यों कंपनसेटिंग एरर इसलिए हो गया है क्योंकि ऐसे दो तरीके के एरर हो गए, ठीक है, 2 और मोर एरर्स हो गए, जिसने दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर दिया। बेसिकली डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज वाई अभी भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है, और ऐसे नॉन कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होंगे? जब मुझे पता है कि है ना एरर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है एक साइड पे, या तो डेबिट साइड पे इम्पैक्ट डाल रहा है और क्रेडिट साइड पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, हेंस क्या हो रहा है, इक्वल नहीं होगा। सो दैट इज नॉन कंपनसेटिंग एरर्स, जब कैंसिल नहीं कर पाते हैं वो लोग इफेक्ट। ठीक है जी, तो अभी हम कंपनसेटिंग एरर्स की जब हम बात करते हैं, दीज आर 2 और मोर एरर्स दैट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके यूपीएससी लेवल पे आ सकते हैं, तो ये आपने छोड़ने नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही एरर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कर ली है कि 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं आपके, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ आपने ये जो अनदर क्लासिफिकेशन है कंपनसेटिंग एंड नॉन कंपनसेटिंग एरर्स की, ये भी करने हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों को लिंक कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है एरर्स दैट इम्पैक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मेक इट बेसिकली अनबैलेंस। सो दैट इज व्हाट, जब एरर जो है वो इम्पैक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, दैट इज ऑफ कोर्स नॉन कंपनसेटिंग एरर्स। लेकिन ऐसे एरर्स जो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, दैट डू नॉट इम्पैक्ट द ट्रायल बैलेंस, दैट आर कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, बेसिकली जब डेबिट बैलेंस विल बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, लेकिन फिर भी हमें पता है कि कहीं ना कहीं एरर हो गया है। ठीक है, और नॉन कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होंगे? जब डेबिट बैलेंस विल नॉट बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस। ये छोटी छोटी सी बात आपने याद रखनी है, बिकॉज ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम इसको लिंक करते हैं विद द अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी हैव डन। अब देखो, जब मैं बात करती हूँ कंपनसेटिंग की, पहले हम यहाँ पे आते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर्स जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही आपकी इक्वल ही रहती हैं, दैट मीन्स वो जो एरर्स हैं वो कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट। पहला है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमेशा ही कंपनसेटिंग एरर्स रहते हैं। हम यहाँ पे वॉयलेट तो करते हैं अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, वॉयलेट करते हैं, लेकिन हमारा जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल ही रहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। सेकंड आप देखो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। देखो ये तो बड़ा इजी है समझने के लिए, ये भी ऑलवेज कंपनसेटिंग ही रहता है।
क्यों? देखो, आपने कोई एंट्री है वो करना ही भूल गए, ना डेबिट साइड पे एंट्री करी ना क्रेडिट साइड पे एंट्री करी, दैट इज कंप्लीट ओमिशन। तो दैट इज ऑलवेज कंपनसेटिंग। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा ही इक्वल होगी, ठीक है। इसका तो एग्जाम्पल भी आपको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप भूल ही गए करनी, यू डिड नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ओनली। एंड द थर्ड वन इज द एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है कि कभी वो कंपनसेटिंग हो सकती है, कभी वो नॉन कंपनसेटिंग भी हो सकती है। जैसे एरर ऑफ कमीशन का छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हमने एक ट्रांजैक्शन करनी थी कैश टू कैपिटल, ठीक है, 100 रुपीज। तो लेट अस सपोज मैंने दोनों ही साइड पे ना कैश टू कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, दोनों ही साइड पे मैंने 150 कर दी, ठीक है। तो इस केस में अगेन वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों ही सेम रहेगा, है ना, दोनों ही साइड पे सेम रहेगा। हेंस आपका जो एरर है वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई दिस इज अ कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो वो कभी कंपनसेटिंग होगा, कभी नॉन कंपनसेटिंग भी होगा। अब वो नॉन कंपनसेटिंग कब होगा, इसी को ही यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, ठीक है। जो एरर ऑफ कमीशन होता है वो समटाइम्स या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कह सकते हो कि नॉन कंपनसेटिंग भी रहता है। लेट अस सपोज फिर से मैंने कैश टू कैपिटल की ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, 100 करनी थी मुझे, लेकिन मैंने क्या किया, कैश अकाउंट में तो 100 से कर दिया, ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया विद 100 रुपीज, बट कैपिटल अकाउंट में उसको 200 रुपीज से कर दिया। सो हेंस इन दिस केस क्या किया मैंने, एक साइड पे तो 100 ही रहने दिया और दूसरी साइड पे 200 कर दिया। सो हेंस अगेन से क्लरिकल एरर ऑफ कमीशन तो है, लेकिन नॉन कंपनसेटिंग क्यों हो गया, बिकॉज एक साइड पे डेबिट बैलेंस कम रह गया और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया, तो अनबैलेंस हो गया ना। सो हेंस ये जो है वो इजिली डिटेक्ट भी हो जाता है आपका। देन ये देखो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ये भी ऑलवेज नॉन कंपनसेटिंग होता है। कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में तो हम क्या हुआ कि रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पार्शियल ओमिशन में क्या हुआ कि आधी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया और आधी को नहीं किया। अगेन मैं ले लूं यही एंट्री सेम कैश टू कैपिटल, तो लेट अस सपोज कैश अकाउंट में तो मैंने डाल दिया लेकिन कैपिटल अकाउंट में डालना ही भूल गई, तो दैट इज पार्शियल ओमिशन, ठीक है। एक में कर दिया एक में नहीं किया, इसमें अगेन योर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विल नॉट बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। सो हेन जब वो मिसमैच हो जाएगा तो वो नॉन कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है जी। तो अभी आपने जो समझना है वो ये समझना है कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, ये हमेशा ही कंपनसेटिंग रहते हैं, ठीक है। और एरर ऑफ कमीशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन कंपनसेटिंग रहते हैं, लेकिन वो कंपनसेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली मेरा जो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है दैट इज ऑफ कोर्स ऑलवेज नॉन कंपनसेटिंग। पार्शियल का मतलब ही यही है कि आधी अधूरी रिकॉर्डिंग करी है हमने, जब आधी रिकॉर्डिंग करी तो मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में मिसमैच तो आपका रहेगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए ये जो स्लाइड है ना ओवरऑल बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, नॉन कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, एंड द लिंकेज विद द अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, बड़े ही ईजी रहते हैं ये। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट चेक करते हैं फटाफट से कि आइडेंटिफाई करना है हमने द टाइप ऑफ एरर, कौन सा एरर है, ओमिशन है, कमीशन है या फिर प्रिंसिपल है, ठीक है। देखो क्रेडिट सेल्स टू रजनी 5000 रुपीज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। क्या किया मैंने, सेल्स बुक में डालना था रजनी का 5000 रुपीज, लेकिन मैंने उसको परचेज बुक में डाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गलती करी कि नहीं करी, कहाँ पे डालना था, एक रेवेन्यू अकाउंट में डालना था, डाल दिया किसमें, परचेजेस अकाउंट में। कैटेगरी ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दी, ये कौन सा अकाउंट है मेरा, रेवेन्यू अकाउंट होना चाहिए था, पर डाल दिया मैंने एक्सपेंस अकाउंट में। जब कैटेगरी ऑफ अकाउंट चेंज कर दी तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम MS Rao फर्निशिंग्स फॉर ₹8,000 was entered into the परचेजेस बुक। अब फर्नीचर परचेज किया, ये कौन सा होना चाहिए, एसेट अकाउंट होना चाहिए मेरा, ठीक है, एसेट अकाउंट में डालना था, लेकिन मैंने उसको कहाँ पे डाल दिया, अगेन एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। सो बेसिकली अगेन कैटेगरी ऑफ अकाउंट हैज बीन चेंज्ड, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट, cash sales to Radhika 15,000 was shown as a receipt of commission in the cash book। कैश बुक में ही करा दोनों ही चीजें, कैश सेल्स भी कैश बुक में ही जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये सेल्स ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, जो मैंने कैसे शो कर दी, एज अ रिसीट ऑफ कमीशन। दोनों ही रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, ये भी मेरा रेवेन्यू ही है। तो अगर आप देखो
कि मैंने क्या किया है, अकाउंट तो चेंज किया बट द कैटेगरी ऑफ अकाउंट इज रिमेनिंग द सेम, सो हेंस दिस इज नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये याद रखेंगे, क्योंकि द कैटेगरी ऑफ अकाउंट इज सेम, सो हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम ₹6,000 पोस्टेड टू नदीम. तो क्या किया मैंने कैश रिसीव किया था, लेकिन सिर्फ नाम चेंज कर दिया, करीम से नदीम कर दिया. सो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन अ क्लरिकल एरर. तो ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन हो गया. ठीक है. सो आई होप आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश आप कर रहे हो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. देखो, अकाउंट चेंज हो जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन अकाउंट चेंज नहीं किया तो वो एक क्लरिकल एरर है, वो एरर ऑफ कमीशन के अंडर आ जाएगा. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. कैसे आप रेक्टिफाई करोगे. अभी तक हमने समझ लिया कि 3 तरह के एरर होते हैं, प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन, राइट. एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द कंपनसेटिंग एंड द नॉन कंपनसेटिंग एरर्स. अब हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन एरर्स को अगर हो जाए तो रेक्टिफाई कैसे करोगे. देखो, एक होते हैं हमारे नॉन कंपनसेटिंग एरर्स, एक होते हैं हमारे कंपनसेटिंग एरर्स. इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे. देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है लिंकेज. ठीक है, कि कौन से कंपनसेटिंग एरर्स हैं और कौन से नॉन कंपनसेटिंग एरर्स हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप रेक्टिफाई कर पाओगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with the rectifications of error which do not affect the trial balance. Which do not affect the trial balance, that means they are compensating in nature. compensating errors को हम rectify करने की कोशिश करते हैं. बड़ा easy होता है, बहुत difficult नहीं है. ठीक है जी. तो ये बेसिकली एरर तो हो गया, लेकिन एरर कहाँ पे होता है, 2 जगहों पे एरर होता है. तो इसका जो they cancel the effect of each other, they negate the effect of each other, so such errors are also known as two-sided errors. ठीक है. two-sided errors भी इसको बोला जाता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इसको क्विकली आप बस अंडरस्टैंड कर लो. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. क्रेडिट सेल्स करी थी 10,000 की, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टाइप का एरर है. ठीक है. कौन से टाइप का एरर हो गया, ये कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा. ठीक है. ये जो सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई, इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया. होनी क्या चाहिए थी, जर्नल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, आप मुझे बताइए. क्रेडिट सेल्स करी है मैंने मोहन को, तो कौन से 2 अकाउंट है जो इम्पैक्ट हो रहे हैं. अब इससे आपकी जो जर्नल बनाने वाली माइंड है, जो स्किल है, वो भी आपका साथ साथ काम करना आना चाहिए. बिकॉज अगर जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी आती तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. क्रेडिट सेल्स टू मोहन, तो अब इसमें कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं. एक तो सेल्स अकाउंट तो पक्का ही इंपैक्ट हो रहा है, और दूसरा मोहन ऑल्सो. वाई मोहन, बिकॉज मैंने सेल करी है, मुझे पैसा आएगा इससे, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डेटर बन गया, राइट. तो डेटर ये बेसिकली मेरा एक एसेट बन गया. ठीक है. तो एक तो मोहन अकाउंट मेरा एसेट जो है वो बढ़ रहा है, राइट. मेरा डेटर है, बढ़ रहा है बेसिकली. तो ये जब मोहन अकाउंट बढ़ेगा तो दिस शुड बी डेबिटेड. एंड सेल्स भी अगर मैं बात करूं तो ये मेरा रेवेन्यू अकाउंट है, ये भी तो इंक्रीज ही हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी क्रेडिटेड, राइट. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, इट शुड बी मोहन टू सेल्स हाउ मच, 10,000, राइट. इज दिस द करेक्ट एंट्री. ये सब कर पाए हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ भी जाओगे. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कौन सा एरर है. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, कंपनसेटिंग है इन नेचर, ये हमें पता है बिकॉज हम लिंकेज भी कर चुके हैं. अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है. देखो, मैंने ये ट्रांजैक्शन करी ही नहीं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सो हेंस इन दिस केस व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री. ये सेम एंट्री बस मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब कर दूंगी. मोहन टू सेल्स, दैट विल बी 10,000 and 10,000, राइट. इज दिस वेरी मच क्लियर. क्योंकि ये हमने करी ही नहीं एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बड़ी सिंपल सी हो जाएगी. मोहन टू सेल्स 10,000 कहीं करी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कर दिया इसको. ठीक है जी. चलो आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन. अब देखो क्या बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मैंने कैसे रेक्टिफिकेशन करी है. थोड़ा सा इसको और भी एग्जैजरेट करके समझ लेते हैं. क्योंकि मोहन अकाउंट वॉज शॉर्ट ऑफ डेबिट, है ना. 10,000 से शॉर्ट ऑफ डेबिट होगा तभी तो मुझे पता लग रहा है कि बेसिकली हाँ कोई एरर हुआ होगा. तो इट वाज शॉर्ट ऑफ डेबिट ऑफ 10,000, तो मैंने मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया. और सेल्स अकाउंट शॉर्ट ऑफ क्रेडिट था विद 10,000, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं.
credit sales to Mohan 10,000 were recorded as 1,000 in the sales book. अच्छा, अब देखो गलती क्या करी मैंने इसको रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कैसे रिकॉर्ड कर दिया 1000? कौन सा एरर है ये क्लरिकल एरर कर दिया मैंने. तो क्लरिकल एरर, दिस इज एरर ऑफ कमीशन. क्या ये कंपनसेटिंग हो सकता है? यस, इट इज समटाइम्स कंपनसेटिंग ऑल्सो. स्पेल तो देखो कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री को छोड़ दो. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अभी हमने करके ही देखी थी. दैट शुड बी मोहन टू सेल्स, है ना. मोहन मेरा डेटर है. मोहन अकाउंट 10,000, दैट शुड बी डेबिटेड टू सेल्स 10,000. दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री, राइट. बट रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, ये भी आपको बनानी है. अब रॉन्ग एंट्री मैंने करी है मोहन टू सेल्स 1,000, क्योंकि बेसिकली 10,000 करना था पर 1,000 कर दिया, राइट. दिस इज द एरर ऑफ कमीशन, ये भी हमें पता है. अब जो रेक्टिफिकेशन करनी है वो क्या करोगे? देखो, रेक्टिफिकेशन में मोहन का अकाउंट 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, पर मैंने कितने से डेबिट कर रखा है? 1,000 से. सो बेसिकली मोहन इज शॉर्ट ऑफ हाउ मच? इट इज शॉर्ट ऑफ 9,000. सो मोहन अकाउंट को डेबिट कर दूंगी 9,000. एंड सेल्स अकाउंट, हमारा सेल्स अकाउंट भी शॉर्ट है ऑफ क्रेडिट. ठीक है, कितने से? 10,000 करना था, पर 1,000 मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हूँ, तो 9,000 से शॉर्ट है, तो 9,000 मैंने क्रेडिट कर दिया. So this is how the rectification needs to be done. Mohan to sales 9,000. Right? Is this also very much clear? चलो एक और करके देख लेते हैं. क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,000. अब इस केस में बताइए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री करके देखिए कि करेक्ट एंट्री होगी क्या. तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी? मोहन टू सेल्स, राइट. मोहन टू सेल्स 10,000. ये अभी हमने करी भी थी पीछे, बट हमने गलत एंट्री क्या कर दी है? दैट इज हमने इसको 12,000 से रिकॉर्ड कर दिया है. दिस इज द रॉन्ग एंट्री दैट वी हैव डन. मोहन टू सेल्स 12,000. अब सबसे पहले तो ये कौन सा एरर है ये देखना है हमने. एरर ऑफ कमीशन है, क्लरिकल एरर है बिल्कुल. अब एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? देखो, मोहन का जो अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए था विद 10,000, लेकिन हमने उसको ओवर डेबिट कर दिया है बाय 12,000. तो क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, क्या करना चाहिए? इसको मैं ऑपोजिट कर दूंगी. बेसिकली मैंने डेबिट कर दिया है इसको ज्यादा अमाउंट से. कितनी ज्यादा अमाउंट से? 2,000 से. सो बेसिकली मैं मोहन के अकाउंट को क्या कर देती हूँ? क्रेडिट कर देती हूँ. टू मोहन लिख देती हूँ और लिख देती हूँ कितना? 2,000, क्योंकि बेसिकली 2,000 मैंने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया. तो टू नलीफाई दी इफेक्ट, टू निगेट दी इफेक्ट, मैं क्या करूंगी? मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ. सिमिलरली सेल्स अकाउंट जो था वो मुझे क्रेडिट करना था विद 10,000, लेकिन मैंने कितना कर दिया है? 12,000. सो हेंस क्रेडिट भी ज्यादा कर दिया है. कितने से? 2,000 से. तो इसका इफेक्ट भी निगेट करने के लिए मैं सेल्स को डेबिट कर देती हूँ, राइट. सो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, right, with how much? 2,000. So this should be the rectification entry. Isn't it very easy, right? So basically this is the error of commission and this should be the rectification entry. Sales to Mohan 2,000 and 2,000. This is very very easy. Basically जो भी अमाउंट, जो भी हमारा डेबिट था वो ज्यादा एक्सेस में डेबिट हो गया था. ठीक है, डेबिट द अकाउंट विद द एक्सेस क्रेडिट एंड क्रेडिट द अकाउंट विद द एक्सेस डेबिट. सो बेसिकली क्या हो गया था? हमारा डेबिट ज्यादा हो गया था 2,000 से, उसको मैं क्रेडिट कर देती हूँ, और जो सेल्स अकाउंट था जो एक्सेस में क्रेडिट हो गया था उसको मैं डेबिट कर दूंगी. दिस इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है, चलो एक और करके देख लेते हैं. क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. ठीक है, बट वॉज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट. अब देखो गलती हमने क्या करी, हमने मोहन के अकाउंट में डालना था लेकिन राम के अकाउंट में डाल दिया. तो अगेन करेक्ट एंट्री हमें पता है, इट शुड बी मोहन टू सेल्स. हाउ मच? 10,000. बट मैंने गलती क्या कर दी है? मैंने उसको राम अकाउंट में डाल दिया. बेसिकली राम टू सेल्स कर दिया है 10,000. अब आप देखो एक चीज, सेल्स अकाउंट जो है वो तो 10,000 से क्रेडिट करना था, और यहाँ पे भी मैंने सेल्स अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया है. तो क्या मुझे इसको छेड़ने की जरूरत है? देखो बिल्कुल भी नहीं, राइट, बिकॉज सेल्स अकाउंट तो बिल्कुल ही मैंने सही कर दिया है. इट हैज टू बी क्रेडिटेड एंड आई हैव क्रेडिटेड इट. बट गलती क्या कर दी है? मोहन के अकाउंट में डालना था, राम के अकाउंट में डाल दिया है. ये मैंने गलत एंट्री यहाँ पे कर दी है. तो देखिए सबसे पहले तो राम के अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, जो कर दिया है. अब इसको इफेक्ट को निगेट करने के लिए क्या करूंगी आप मुझे बताइए, क्या करूंगी? राम के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देती हूँ. ठीक है, उसको ऑपोजिट वापस डाल देती हूँ. तो यहाँ पे लिखूंगी टू राम अकाउंट एंड हाउ मच? 10,000 से उसको क्रेडिट कर दूंगी. और मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था,
विद 10,000 और ये तो मैंने किया ही नहीं है. सो हेंस इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे कर दूंगी, मोहन के अकाउंट में डेबिट कर देती हूँ 10,000. तो मोहन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं विद हाउ मच, 10,000. सो कैन यू सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, मोहन टू राम 10,000 10,000. इजी अगेन. नाउ विच एरर इज दिस, ये तो हमने पहले देखना था, पर कौन सा एरर है ये भी एरर ऑफ कमीशन ही है, राइट. बिकॉज इस केस में हमने क्या किया, देखो कैटेगरी ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं समझना है इसको, कैटेगरी ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, ये सेम ही तरह का अकाउंट है, ठीक है. तो ये एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है जी. तो व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री, मोहन टू राम 10,000 10,000. अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं और अगर आपको ये रेक्टिफिकेशन समझ में आ गया है तो आई एम 100% श्योर आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है. वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मांग ले, ठीक है, पेपर में एग्जामिनर मांग ले, बट अगर है ना हमारे लक में है और क्योंकि हमें आता है तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है. नाउ और एक छोटा सा कंसेप्ट चेक करते हैं, लेकिन कंसेप्ट चेक में भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रखूंगी. क्रेडिट सेल्स टू रजनी, ठीक है, 5,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. ये हम पहले देख चुके हैं कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, हमने किया था अभी, है ना, कि हमने क्रेडिट सेल्स करी है लेकिन उसको परचेजेस बुक में डाल दिया. कैटेगरी ऑफ अकाउंट चेंज होगा कि नहीं, ये रेवेन्यू अकाउंट में डालना था, डाल दिया मैंने एक्सपेंस अकाउंट में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये तो पता है हमें. अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हाउ विल आई रेक्टिफाई. सबसे पहले तो देखो कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए. इन्होंने रॉन्ग एंट्री लिखी हुई है, बट करेक्ट एंट्री आप मुझे बताइए कि क्या होनी चाहिए. मैंने क्रेडिट सेल्स करी है टू रजनी, है ना, तो होनी चाहिए थी रजनी अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड टू सेल्स, राइट. रजनी टू सेल्स हाउ मच, 5,000 and 5,000. दिस शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री. बट गलत एंट्री मैंने क्या कर दी, क्योंकि मैंने इसको परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो मैंने परचेज की तरह कर दिया, परचेजेस टू रजनी कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको परचेज ट्रांजैक्शन समझ ली तो परचेजेस जो होती हैं वो डेबिट हो जाती है, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो गए. सो परचेजेस टू रजनी मैंने ट्रांजैक्शन कर दिए. सो हाउ विल यू करेक्ट इट नाउ. अब आप देखो रजनी अकाउंट को, सबसे पहले तो रजनी जो है इसमें कॉमन है, रजनी अकाउंट को क्रेडिट करना था, सॉरी डेबिट करना था विद 5,000 और मैंने इसको क्रेडिट कर रखा है. तो अभी तो देखो हमने काफी बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको, है ना, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको निगेट करने के लिए मैं रजनी को डेबिट भी कर देती हूँ तब भी सिर्फ इफेक्ट निगेट ही होगा, है ना. रजनी अकाउंट को, ठीक है, मैं डेबिट कर देती हूँ, ठीक है, डेबिट कर देती हूँ विद हाउ मच, 5,000 आप मुझे कहो, लेकिन मैंने गलती से 5,000 क्रेडिट भी तो कर रखा है. तो ये तो जब निगेट किया मैंने, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करी तो वो तो जीरो हो गया ना, लेकिन मुझे रजनी अकाउंट में 5,000 और चाहिए, तो मैं रजनी के अकाउंट में उसको डेबिट करती हूँ बाय 10,000 से कर दूं, 5,000 तो कैंसिल आउट हो गया और 5,000 आधा बच भी गया डेबिट साइड पे, जो मुझे करेक्ट एंट्री में चाहिए भी है. इज दैट करेक्ट. चलो अब नेक्स्ट जो परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया था विद 5,000, ये मुझे नहीं करना था, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट कर देती हूँ. तो यहाँ पे लिखती हूँ टू परचेजेस 5,000. इज दैट करेक्ट. इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो ये भी ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई होगी, ये ट्रांजैक्शन भी रेक्टिफाई होगी, और इवन दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन डन, है ना, रजनी अकाउंट की, क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया डेबिट में. अब ये जो सेल्स है इसको मुझे करेक्ट में चाहिए है, मुझे क्रेडिट में चाहिए है ना, तो अभी मैंने नहीं किया हुआ कुछ तो मैं इसको क्रेडिट कर देती हूँ. टू सेल्स हाउ मच, 5,000. So can you see everything has been done or not. तो देखो परचेजेस अकाउंट जो था डेबिट हुआ था, इसको मैंने निगेट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया बाय क्रेडिटिंग इट. सेकंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था तो वो भी मैंने कर दिया 5,000 से, ठीक है. रजनी अकाउंट का जो मेन क्वेश्चन है ना, कई बच्चे जो डाउट में आ जाएंगे, गलत एंट्रीज में मैंने उसको क्रेडिट कर दिया था. सबसे पहले इसका इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए पहले मुझे 5,000 से डेबिट करना था, वो मैंने कर दिया, तो रजनी अकाउंट में 0 बच गया. अब रजनी के अकाउंट में मुझे और 5,000 रुपीज चाहिए है, तो मैंने क्या किया, उसको 10,000 से डेबिट कर दिया. 5,000 एक तो कैंसिल आउट हो गया और दूसरा 5,000 मेरे पास बच भी गया, तो ये जर्नल एंट्री भी आपकी हो गई. सो दिस इज बेसिकली द रेक्टिफिकेशन एंट्री, रजनी टू परचेजेस टू सेल्स, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे लिखी हुई. सो दिस इज बेसिकली द रेक्टिफिकेशन एंट्री डन, राइट. सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं.
बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो रेक्टिफिकेशन करनी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए अब हम ये देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ दोज एरर्स विच आर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, दैट इज द नॉन कंपनसेटिंग, आई एम सॉरी, यस, द नॉन कंपनसेटिंग एरर्स। इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? बेसिकली इस केस में क्या है ना कि एक ही जगह पे आपने या तो गलती करी है, या तो डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? लेट अस सपोज राम कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टू द बिजनेस। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल शुड बी द करेक्ट एंट्री, लेकिन कितने से? 100 से। लेकिन गलती मैंने क्या कर दी? मैंने कैपिटल अकाउंट में ना सिर्फ 10 रुपए डाल दिए। 100 डालने थे पर कितने डाल दिए? ओनली 10 रुपीज। So this is the error of commission. Error of commission can be non-compensating also, right? So this is the error of commission, but only in the credit side there has been a fault. On the debit side there is no fault. So can I do the rectification as this कि क्योंकि 10 रुपीज मैंने यहाँ पे डाले तो दिस कैपिटल अकाउंट इज शॉर्ट ऑफ 90 रुपीज, तो मैं कैश टू कैपिटल 90 कर दूं। इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज कैपिटल अकाउंट में तो मैंने 90 से रेक्टिफाई कर दिया, बट कैश अकाउंट में और 90 डेबिट कर दिया, एक्स्ट्रा 90। यहाँ पे मैं 100 ऑलरेडी कर चुकी थी, तो बेसिकली कैश अकाउंट में तो 190 चले गए, विच इज अगेन रॉन्ग। सो हेंस ये तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट में आपका 90 रुपीज जाना चाहिए, कैश अकाउंट आपका टच नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ठीक है। यही मेरी करेक्ट एंट्री है और यही यहाँ पे मैंने इसको करेक्टली डाली भी है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो दिस इज नॉन कंपनसेटिंग, राइट? सो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम करेक्शन करेंगे थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से कैसे करते हैं इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2000। अब देखो इस केस में हमने क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट सेल्स टू मोहन कर रहे थे। हाउ मच शुड बी द एंट्री? मोहन टू सेल्स 5000, लेकिन उसके अकाउंट में ना, टू हिज अकाउंट, मोहन के अकाउंट में मैंने 2000 से एंट्री कर दी। सेल्स में से सही डाला है, सेल्स में 5000 ही डाला है, लेकिन मोहन के अकाउंट में 2000 रुपीज डाला है। सो इन दिस केस व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? सी, सेल्स अकाउंट को तो मैं टच नहीं करना चाहती, बिकॉज ये तो मैंने करेक्टली डन किया है। ठीक है, ये मैंने करेक्टली डाल दिया है, लेकिन मोहन के अकाउंट में गलती कर दी है। अब मोहन का अकाउंट, सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि मोहन का अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। कितने से? कितने से? 5000 होना चाहिए था, पर मैंने 2000 किया, तो बेसिकली 3000 से डेबिट और एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट करने को कुछ है ही नहीं, तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो इसके लिए ना मैं एक टेम्परेरी अकाउंट खोल दूंगी, दैट इज माय सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जब तक मेरे को पता नहीं चल जाता, या फिर जब तक मैं करेक्टली जर्नल एंट्री नहीं बना लेती, तब तक एक टेम्परेरी सा अकाउंट खोल दूंगी, दैट इज माय सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सो मोहन टू सस्पेंस 3000। सो बेसिकली जब मेरे पास क्रेडिट करने को कुछ भी नहीं है, तो मैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर दूंगी। ये तो और भी इजी है नॉन कंपनसेटिंग, है ना, कंपनसेटिंग से। बेसिकली एक ही अकाउंट है जो आपको ट्रीट करना है, दूसरा अकाउंट तो आपने सस्पेंस में ही डालना है। एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 12,000। सो इन दिस केस व्हाट विल यू डू? ठीक है, तो अगेन इफ यू सी द रॉन्ग एंट्री डन, है ना, करेक्ट एंट्री तो हमें पता है, इट शुड बी मोहन टू सेल्स 10,000, बट गलत क्या कर दिया है? मोहन टू सेल्स 12,000 कर दिया है ना, मोहन में 12,000 कर, बिकॉज हिज अकाउंट है ना, तो 12,000 कर दिया। सेल्स में बिल्कुल अभी भी सही है। सो इन दिस केस हाउ विल यू डू इट? मोहन में डालने कितने थे? मोहन में डालने कितने थे? 10,000। डाल कितने दिया है? 12,000। सो बेसिकली इट इज एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट ऑफ हाउ मच? 2,000। तो क्या करूंगी मैं? बेसिकली ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, उसको इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं मोहन को क्रेडिट कर दूं टू मोहन 2,000 से इसको रेक्टिफाई कर देती हूँ। अब डेबिट करने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगी। सस्पेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू मोहन अकाउंट 2,000। सो दिस इज हाउ द रेक्टिफिकेशन एंट्री नीड्स टू बी डन। इज दिस क्लियर? इज दिस वेरी मच क्लियर? बिकॉज ये और भी इजी है, राइट? चलते हैं आगे। लेट अस डू दिस क्वेश्चन जो हमने अभी छोड़ दिया था। राम कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टू द बिजनेस और कैपिटल में 10 रुपीज डाल दिए थे। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री नाउ? देखो कैश अकाउंट को तो मुझे टच करना ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट वॉज शॉर्ट ऑफ 90 रुपीज, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी 90 से, और एक डेबिट में सस्पेंस अकाउंट खोल दूंगी टेम्परेरीली।
ठीक है, तो सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट 90 right? So this is how rectification of those errors will be done in the case of non compensating. ठीक है, एक और देख लो फटाफट. क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट. अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, हमने उसके अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए. इसको क्या कहते हैं, पार्शियल ओमिशन, है ना, पार्शियल ओमिशन हो गया है. सो इस केस में क्या गलत एंट्री है और क्या सही है. सही तो हमें पता है, इट शुड बी मोहन टू सेल्स 10,000, लेकिन क्योंकि पार्शियल ओमिशन हो गया तो मोहन का अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड ओनली, इट हैज बीन डेबिटेड विद निल. ठीक है, सिर्फ सेल्स में डाल दिया. तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, फिर से बड़ी इजी है. कैसे करोगे बताओ. मोहन का अकाउंट डेबिट करना था बाय 10,000, कुछ भी नहीं किया तो मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, राइट, डेबिट कर देते हैं बाय 10,000. अब क्रेडिट करने को कुछ नहीं है तो टू सस्पेंस अकाउंट 10,000. दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डन. ठीक है जी, बड़ा ही इजी है कि नहीं है ना. तो इफ यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इजी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि ठीक है, जो रेक्टिफिकेशन है आपको डिफिकल्ट नहीं लगी है, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे लगता है कि आप शॉर्ट इसको अटेम्प्ट कर पाओगे. सो विद दिस वी विल एंड आवर क्लास टुडे. ठीक है, बट आप इसको और थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करिए. ठीक है, बिकॉज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसके साथ साथ जो आपको और चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि 3 तरह के हमारे एरर्स, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ ओमिशन, ये तीनों ही आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन आने के मुझे लगता है कि काफी अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज अगर मैं पास्ट ट्रेंड्स देखूं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन होता क्या है ये पता होना. ठीक है, और कंपनसेटिंग और नॉन कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होना, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये पिछले ट्रेंड में पूछी भी गई हैं. और अगर आप अभी भी इसको समझ गए हो तो मुझे लगता है कि आप इसको कर पाओगे. हेंस ये चीजें नहीं छोड़नी है. और ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है वो मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट ट्रेंड में देखो ना तो 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं. तो इतना इजी चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है हमने. ठीक है, और 2 क्वेश्चंस हम इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. रेक्टिफिकेशन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत होनी चाहिए. ठीक है, नाउ विद दिस बिफोर आई एंड द क्लास, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर मास्टर कोर्स एज वेल. ठीक है, तो वो मास्टर कोर्स आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. राइट, बेसिकली आपने जाना है edutap.in पे. ठीक है, edutap.in पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ कोर्सेज के अंदर यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर आपने जाना है, एंड यू विल गेट द मास्टर कोर्स ईयर 2026-27. ठीक है, आप यहाँ पे डिस्काउंट वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं कि कितना आपको उस टाइम पे मिल रहा है. अब इसमें कंसेप्ट क्लासेस, आपके नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा. पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा. ठीक है, आप इसमें कोर्स वैलिडिटी चूज करके इसमें ले सकते हो. और अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए है तो नो मोर करके ना आप अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख लेना कि आपको लगता है कि सिर्फ मुझे इतने सब्जेक्ट्स के लिए ही चाहिए, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स अवेल दिस वन एज वेल. ठीक है, आपको प्राइसिंग का डिफरेंस लगेगा थोड़ा सा. तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं. और ये 2 डे डेमो कोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. अगर आपको लगता है मास्टर कोर्स लेने से पहले मुझे उसका प्रीव्यू देखना है तो ये ₹1 में अवेलेबल है. तो यहाँ पे भी आप जाके ये ₹1 में ये कोर्स देख सकते हैं, एंड देन आप मास्टर कोर्स बाय कर लीजिएगा. ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा. सो विद दिस लेट अस एंड द क्लास, एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई हो. अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. और जो भी लगता है आपको ना, आपके पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव और लोग हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो उनको भी आप शेयर जरूर करिए, सो दैट उनका भी उनको भी एक इंस्पिरेशन मिल जाए और उनको एक पाथ मिल जाए ताकि वो भी तैयारी कर सकें. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.